स्टूडेंट, मैं रविंद्र सिंह यूपीएससी कोच। मैं अपने यूट्यूब चैनल रविन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ का एग्ज़ाम कराता है, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया है जनरल स्टडीज़ में, अभी जनरल साइंस शुरू किया है और इस जनरल साइंस के अभी तक हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट में उपस्थित हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने वो 2 प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं किए हैं, तो इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है आरओ की, उस प्लेलिस्ट पर आप जाइए चैनल में और वहाँ पर आप क्लिक करके वो दोनों प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिएगा। और आज हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट में गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जो गति होती है, गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर है, वो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिससे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन और उसके अलावा कुछ और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्टूडेंट्स, पिछले अभ्यास लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मापक यंत्र और पैमाने। आज जो अभ्यास सेट 3 है, इसमें हम लोग बात करेंगे गुरुत्व के अधीन गति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसमें हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बात बताई थी किसने? ये बताई थी ब्रह्मगुप्त ने। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी। तो ब्रह्मगुप्त ने ये बात बताई थी, आंसर होगा यहाँ पर डी। ओके, तो ये जो ब्रह्मगुप्त थे, ये एक्चुअल में गुप्तोत्तर कालीन ये एक वैज्ञानिक थे। मतलब गुप्ता डायनेस्टी के बाद में ये पैदा हुए थे, वो इनका समय था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था उज्जैन में, ठीक है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत। इनका जो थ्योरी थी वो थी ब्रह्म सिद्धांत। तो ये सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था और इस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया था कि सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसकी वजह क्या है? तो वहां पर गुरुत्व नहीं होता है ना, वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है अंतरिक्ष में, इसलिए वो सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे। या जैसे आप लोग जरा सोचो कि जब हम लोग एक ऐसे राउंड वाला जो झूला होता है ना, इसको जब हम झूलते हैं, ऐसे राउंड वाला झूला, तो जब हम ऐसे करके जब नीचे आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कम हो जाता है। जैसे या हम जैसे ऊंची कूद कूदते हैं तो हम सीधे नहीं हो पाते, एकदम अपने आप को हम मोड़ लेते हैं, है ना। तो वो गुरुत्व की वजह से, मतलब वहां पर गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए वो हम सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा अच्छा है, ठीक है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, मतलब एक अंतरिक्ष यान है, स्पेस शटल है और वो चक्कर लगा रहा है, उससे एक सेब छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या करेगा? सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान हो जाएगा, ठीक है, उसी गति से। रीजन क्या है? तो अंतरिक्ष में एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है ना। तो गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है, ध्यान से समझना, इसको मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, तो गुरुत्वाकर्षण के अभाव की वजह से, जैसे मान लो यहाँ से छोड़ा गया ये, तो क्योंकि अगर ग्रेविटी होती तो ये खींच लेती इसको, है ना। यहाँ पर अगर ग्रेविटी होती तो इसको खींच लेती, तो ग्रेविटी से इसको खींच लेती, ठीक है। लेकिन चूंकि ग्रेविटी है नहीं तो इसको खींच नहीं पाएगी, तो ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अंतरिक्ष यान के साथ, अगर अंतरिक्ष यान इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही की ओर मूव करने लगेगा।
क्यों? क्योंकि इसको नीचे खींचने वाला जो ग्रेविटी है वो यहाँ पर नहीं होगा। अगर ग्रेविटी होता तो ये नीचे चला आता, ग्रेविटी है नहीं तो उसी के साथ ये गतिमान हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अगर यहाँ पर यान इधर की ओर जा रहा है तो ये जो सेब है, ये सेब ये भी उसी के साथ उसी दिशा में आगे चलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी होता तो ये नीचे को खिंचाता। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, जो पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों नहीं गिरती? तो इसका आंसर तो होगा गुरुत्व केंद्र के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये जाने वाली जो ये वर्टिकल लाइन होती है, रेखा होती है, वो तल के अंदर रहती है। ये इसका कारण है। तो आंसर तो इसका डी होगा। आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जो गुरुत्व केंद्र होता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये वस्तु का वो केंद्र होता है जहां पर उसका समस्त भार कार्य करता है, और गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर इसका भार काम करता है। तो इसको हम एक यहाँ पर चित्र बनाते हैं और उससे इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो ये एक हमने यहाँ पर रख दिया कोई इस आकार की वस्तु रख दी इस पे। ठीक है, इस आकार की वस्तु रख दी और इसका मान लीजिए गुरुत्व केंद्र ये है, ठीक है, इसके बीच में। तो यहीं पर इसका सारा भार काम करेगा और ये नीचे की ओर लगता है इसका भार। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये इसका गुरुत्व केंद्र है मान लीजिए, है ना, जहां पर ये मैंने पॉइंट रखा है। तो ये यहाँ पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है। ठीक है, अब इस पर हम क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाए। तो ये इसका गुरुत्व केंद्र है, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे, ये ऐसे नीचे की ओर जाएगी वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है जो इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जा रही है, वो इसके आधार से होकर गुजरती है। आधार इसका ये है, इसका जो बेस है वो ये है, ये बेस है। ठीक है, अगर इसी को हम और उठा दें, अगर इसी को और उठा दें, इसको ऐसे कर दें, ठीक है, तो जब इसको ऐसे कर देंगे तो ध्यान से समझना, तो ये जो आधार है ना, इसका आधार, ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया हमने, एक मिनट थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, जितना साइज का वो है उसी साइज का यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हमने ये वस्तु अब ये थोड़ी सी ज्यादा झुक जाएगी। इसका ये जो केंद्र है, ठीक है, यहाँ से अगर हम लंबवत रेखा खींचेंगे, इस गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अगर हम लंबवत रेखा खींचेंगे, ये इधर से जाएगी। ठीक है, तो इसका ये जो एरिया था, ये जो इसका एरिया था, ये आधार था। अब इसके बाहर ये निकल गई। ठीक है, ये इसका आधार था। यहाँ पर देखिए ये आधार से होकर जा रही है, तो ये संतुलन में रहेगी, तो ये रहेगी संतुलन में। ठीक है, बैलेंस रहेगी। भले ये थोड़ी झुकी है, ये ज्यादा झुक गई, तो इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से, ये आधार देखिए यहाँ तक है, ये आधार को छोड़ गई। ये आधार, ये अगर इसका आधार और बड़ा होता, यहाँ तक होता तो फिर ये अभी नहीं गिरती। तो ये इसके आधार से बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये आधार से बाहर निकल जाने की वजह से ये वस्तु क्या हो जाएगी, ये फिसलने लगेगी और ये गिर जाएगी। तो ये असंतुलन की अवस्था में आ जाएगी, असंतुलन की अवस्था में आ जाएगी। तो ये जो ए स्थिति है ये संतुलन को बताती है, और ये जो बी स्थिति है ये असंतुलन को बताती है। क्यों? क्योंकि इसके केंद्र से, गुरुत्व केंद्र से जो हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं वो इसके आधार से बाहर निकल जाएगी और ये गिर जाएगी। अगर आधार से गुजरेगी तो ये नहीं गिरेगी। तो जो पीसा की मीनार है वो झुकी जरूर है। ठीक है, जैसे मान लो अगर इस तरीके की मीनार है, जैसे ये झुकी है, मान लो इस तरीके की मीनार ये झुकी है। अब समझना, ये झुकी, ये मान लो मीनार है, ठीक है, ये झुकी हुई है, इसका आधार तो ये हो गया ना, ये आधार अगर इसका ये है, ठीक है, तो इसके अगर इसका गुरुत्व केंद्र ये है, मान लीजिए ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इससे हम एक लंबवत रेखा खींचे ना यहाँ पर, तो ये जो लंबवत रेखा खींचेंगे, ये इसके भी आधार से
अगर जा रही है, इसका आधार अभी अगर और चौड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, इसका आधार ये अभी और चौड़ा है इस तरीके से, ये इसका आधार है, ठीक है। तो ये जो हमने लंबवत रेखा खींची जो इसके गुरुत्व केंद्र से जा रही है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, तो ये इसके आधार से जा रही, तो ये अब अभी नहीं गिरेगी, लेकिन ये थोड़ी और झुक जाए, अगर ये थोड़ी और झुक जाएगी तो ये जो रेखा होगी ना, ये इसके बाहर से निकल जाएगी, इसके आधार से बाहर निकल जाएगी और ये गिर जाएगी। तो ऐसा कहा है विद्वानों ने कि ये 2030-2050 के बीच में ये मीनार और झुकेगी और ये गिर जाएगी। 2030 से 2050 के बीच में ये मीनार गिर जाएगी, क्योंकि जब ये और झुक जाएगी तो ये जो लंबवत रेखा है जो इसके गुरुत्व केंद्र से गुजर रही है वो इसके आधार से बाहर निकल जाएगी। आधार से जब तक जाएगी तब तक ये नहीं गिरेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़े से विज्ञान है, विज्ञान को यहाँ पर लगाइए, ठीक है, तो आंसर आसानी से निकल आएंगे। तो डी हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है रविन एकेडमी, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर हमारी ऑनलाइन कक्षाएं डिटेल में मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोग अभ्यास करा रहे हैं, वहाँ पर इसका थ्योरी वाला जो पार्ट होगा वो पूरा यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह कितना होता। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। तो इसमें क्या लिखा, अगर ये मान लीजिए पहला इक्वेशन है एक, ठीक है, फिर इन्होंने कंडीशन दे दी, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी हो जाती, दोगुनी हो जाती। तो ये आर क्या है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अर्थ, और ये है सूरज, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती, दोगुनी हो जाती, तो 2r हो जाती। तो पहले r थी तो 2r हो जाती बीच की दूरी। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m1 इंटू m2। m1 और m2 क्या है, एक इसमें m1 पृथ्वी का मास है और एक जो दूसरा m2 है वो सूरज का मास है, दो पिंडों का मास, और बीच की दूरी कितनी होगी, डबल, तो 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 2, ठीक है। अब इनको दोनों को बराबर कर दो, ठीक है, क्लियर। तो इनको आप जब बराबर करोगे दोनों को तो ये जानते हो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पर पुटअप कर दोगे, ठीक है, तो जब इसको आप हल करोगे ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये आपकी कैलकुलेशन निकलेगी F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 4/1। समीकरण 1 से समीकरण 2 को आप डिवाइड कर दो ना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो F1 क्या हो जाएगा, ठीक है, या F2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर, F2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 F1, ठीक है, कितनी हो जाएगी 1/, तो क्या कह रहा है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो कितना हो जाएगा, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो सूर्य पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगाएगा और पृथ्वी सूर्य पर लगाएगा, क्योंकि सूर्य का जो ये साइज है ये बड़ा है, तो इसलिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पृथ्वी पर ज्यादा लगेगा। तो कितना हो जाएगा, तो F2 हो जाएगा 1/4 F1। तो क्या हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा, तो आप इसमें देखो चुन लो आंसर। तो अब जितना है उसका कितना हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसका बीच का जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। देखो ना, ये आर और फोर्स में उल्टा रिलेशन है, तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी दोनों के बीच की तो फोर्स कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस दोगुनी हुई तो फोर्स कितना हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। तो यही थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी इसमें। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, ठीक है, तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन पड़ता है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसका जो भार होगा वो, ठीक है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा, ये रहेगा अपरिवर्तित। कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा,
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो आदर्श परिस्थितियों में, है ना, मान लीजिए वायु प्रतिरोध को अगर हम लोग नगण्य मान लें, ठीक है, जैसे ऊपर से गिराई जाए कोई वस्तु, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है नीचे, ये नीचे आ रही है, ठीक है, तो इसमें जो वायुमंडल होगा ये इसको रोकेगा। लेकिन अगर हम लोग ये मान लें कि ये जो वायु प्रतिरोध है ये निग्लेजिबल है, ये अगर मान लो निर्वात है ना, वैक्यूम है, वायु प्रतिरोध क्या है, नगण्य, अगर ये नगण्य है तो क्या होगा, किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके द्रव्यमान और उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो अपरिवर्तित रहेगा। मान लो इसका द्रव्यमान यम है, तो द्रव्यमान तो यम नीचे भी रहेगा, ठीक है, और नीचे की ओर चूंकि आ रही है तो इसमें ये एसिलरेशन होगा जी, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये प्रतिरोध नगण्य होगा तो ये जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर ये जो प्रतिरोध होगा, वायु का प्रतिरोध होगा अगर, तो इसकी, ये इस पर प्रतिरोध डालेगी ना, इसकी स्पीड में परिवर्तन होगा, स्पीड में परिवर्तन होगा, तो और जब परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा, है ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसमें वायु प्रतिरोध कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसका वेग बदलेगा नहीं, तो जी वही बना रहेगा। तो W बराबर m इंटू जी होता है भार, ठीक है, तो जो भार इसका ऊपर होगा वही भार इसका नीचे होगा, तो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़ी सी साइंस लग रही है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार वाले टुकड़े, कैसे हैं, समान आकार वाले, ठीक है, ध्यान समझना, लेकिन एक लकड़ी का, एक लोहे का, एक मोम का, यानी इसका जो द्रव्यमान है वो अलग अलग होगा। ठीक है, घनत्व भी इनका अलग अलग होगा, घनत्व यानी डेंसिटी भी इनका अलग अलग होगा। ठीक है, और समान ऊंचाई से गिराए जाते हैं, तो पृथ्वी पर ये गिराए जाते हैं, तो कौन सा टुकड़ा सबसे पहले सतह पर पहुंचेगा। तो मैं बता दूं, ये मान लो सरफेस है, ये है सतह, ठीक है, और ये 3 टुकड़े गिराए जा रहे हैं, मान लो h ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई से गिराए जा रहे हैं, h ऊंचाई से गिराए जा रहे हैं। तो इसमें एक लकड़ी का है, ठीक है, एक है लकड़ी का, ठीक है, और एक है लोहे का, और एक है इसका मोम का, ठीक है, तो इनके घनत्व अलग अलग होंगे। तो इसमें इसने बताया कि ऊंचाई से गिराए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि वायु में गिराए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये निर्वात है, निर्वात। तो जब निर्वात होगा तो ये जब यहाँ गिरेंगे तो इनको रोकने वाली वायु नहीं है यहाँ पर, तो रोकने वाली वायु नहीं है, तो जब निर्वात हो तो आप डिफरेंट धातुओं के अगर टुकड़े गिराए जाएंगे तो वो एक ही समय पर यहाँ पर नीचे आकर गिरेंगे, एक ही समय पर, ठीक है, तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। लेकिन अगर निर्वात ना हो, वायुमंडल हो, अगर वायुमंडल हो, ध्यान समझना, अगर वायुमंडल हो तो जानते हो क्या होगा, वायुमंडल की गैसें इस पे फ्रिक्शन लगाएंगी, तो जो हल्का वाला होगा उसका ज्यादा रोक लेंगी और भारी वाले को कम रोक पाएंगी, तो भारी वाला पहले नीचे आ जाएगा। तो अगर वायुमंडल होता तो फिर तो जो लोहा वाला होता, लोहा वाला ये भारी है तो ये नीचे जल्दी आ जाता, ठीक है, और हल्के वाले को ये वायुमंडल ज्यादा रोक लेता तो वो देर में आ पाता। लेकिन अगर वायुमंडल नहीं है, निर्वात है, तो सभी एक समय एक ही साथ नीचे आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही है, लिखा है हवा में, अब यहाँ पर लिख दिया हवा में, इसका मतलब वायुमंडल है, निर्वात नहीं। तो ऊपर से गिराया था लोहा और लकड़ी के समान भार, इनका भार समान है, ठीक है, तो एक है लोहे का टुकड़ा और एक है लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, इनका भार समान है, ठीक है, लेकिन इनका क्या बोलते हैं, जो द्रव्यमान है, घनत्व है, वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्योंकि वायुमंडल है, तो वायुमंडल जब ये नीचे आएंगे तो ये वायुमंडल इसको रोकेगा, ये वायु इसको रोकेगा, तो भारी वाला जल्दी गिर जाएगा और लकड़ी वाला जिसका जो घनत्व है अलग, है ना, तो इसका घनत्व कम होता है ना, लकड़ी का डेंसिटी, लोहे का घनत्व ज्यादा, तेजी से आ जाएगा नीचे।
और लकड़ी वाला धीमे धीमे आ पाएगा, तो लोहे वाला पहले गिरेगा। तो क्या है, एक पहले गिरेगा और एक बाद में, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ गया होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर जब जाते हैं तो गुरुत्वीकरण G/6 रह जाता है पृथ्वी का। ठीक है, तो वैसे भार बराबर क्या होता है, W/m/G। ठीक है, चंद्रमा पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m/G/6 हो जाएगा, तो भार क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये सही लिखा है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, नहीं है, पृथ्वी की तरह नहीं, ये बात सही है, लेकिन ये 1/6 है। कितना है, 1/6 है। ठीक है, तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण तो है, ठीक है, लेकिन 1/6 है, ऐसा नहीं कि गुरुत्वाकर्षण है नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लिखा होता कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 हो जाता है, तो इसीलिए इसका जो भार है वो 1/6 रह जाता है, तो व्याख्या करता तो इसका आंसर ए हो जाता। ठीक है, लेकिन अब आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। 10वां, किसी पिंड का भार, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पोल पर देखो कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पृथ्वी है, ये पोल पर थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो व्यास है इसका ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन इसका ये जो ध्रुव है, ध्रुव ना, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ये वाली जो इसकी डायमीटर होगी वो कम होगी। ठीक है, तो इसका ये वाला जो रेडियस होगा वो कम होगा, लेकिन ये वाला रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आएंगे तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब रेडियस कम हो जाएगी तो जानते हो एक फार्मूला होता है, G बराबर G/m1 इंटू, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है, तो ये शायद क्या होता है, ये R। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या होता है, R होता है। ठीक है, R। ठीक, तो अब देखो ये अगर कम है, ये कम है तो G ज़्यादा हो जाएगा, और जब तो ये कम कहाँ होगी, पोल पर, तो रेडियस इसकी पोल पर कम होगी तो G अधिक होगा, तो G होगा अधिक। ठीक है, और भार बराबर क्या होता है, m/G। तो G जब ज़्यादा होगा तो मास तो वस्तु का वही रहेगा, हम चाहे इक्वेटर पर रहें चाहे पोल पर रहें, मास तो हमारा सेम होगा ना, वस्तु का मास तो बदलेगा नहीं, लेकिन ये G अधिक हो जाएगा, और जब G ये अधिक हो जाएगा तो भार भी अधिक हो जाएगा, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। और अगर पूछे सबसे कम कहाँ होगा, तो जो रेडियस सबसे बड़ी है वहाँ पर भार सबसे कम होगा। तो किसी वस्तु का भार इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर कम होगा और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारहीनता होती है। अब देखो भारहीनता दो वजह से होती है। जैसे मान लो कि जैसे हम यहाँ पर सरफेस पर खड़े हैं, ये हमारा अर्थ सरफेस है ना, ये एक मिनट, ये हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। ठीक, और मान लीजिए हम यहाँ पर मतलब कोई खड़ा है, ये कोई खड़ा है, ठीक है, कोई वस्तु रखी है मान लो, ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लो हम ही खड़े हैं, तो हमारे पैर यहाँ पर टिके हुए हैं, तो पृथ्वी हमको अपनी तरफ खींच रही है, पृथ्वी अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, यानी क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण लगा रही है। ठीक है, और हमारे पैर पृथ्वी पर टिके हैं, तो जितनी तेज पृथ्वी हमें खींच रही है तो हमारे पैर इसमें पृथ्वी की सतह पर टिके हुए हैं, तो हमारे पैर इस पर दबाव डाल रहे हैं। तो पैर जब दबाव डाल रहे हैं तो पृथ्वी की सतह हमारे पैरों पर एक बल लगाएगी, जिसको कहते हैं प्रतिक्रिया बल, न्यूटन का तीसरा नियम, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इनमें से कोई एक बल जीरो हो जाए तो हम भारहीन महसूस करेंगे, या तो गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो जाए तो हम भारहीन महसूस करेंगे, और या तो प्रतिक्रिया बल जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पृथ्वी की सतह हमारे पैरों पर प्रतिक्रिया बल नहीं लगाएगी, प्रतिक्रिया बल मतलब जितना हम इधर से लगाएंगे उतना ये इधर से लगाएगी,
ठीक है, जैसे हम जब झूला झूलते हैं ना, ये वाला सर्किल वाला ऊपर, जब यहाँ से ऊपर जाते हैं तब तो हमें लगता है कि हमारे शरीर में वजन है, और जब लौट के जब नीचे उतरते हैं, तो जब नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर वायु होती है, वायु उतर रहे हैं, तो वायु प्रतिक्रिया बल लगाएगी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लगा पाएगी। ठीक है, तो हमें लगेगा कि हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, ऐसा लगा कि शरीर में कुछ बचा नहीं। और अगर ये निर्वात होता तो प्रतिक्रिया बल बिल्कुल जीरो हो जाता, तो हम बिल्कुल भारहीन महसूस करते। तो या तो प्रतिक्रिया बल जीरो हो जाए और या तो गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो जाए, तो हमारा शरीर भारहीन महसूस होगा। ठीक है, तो अब इसमें आंसर इसका लगा दो कि भारहीनता किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ये इन दो बलों में से कोई एक शून्य हो जाए, समझ में आ गया होगा। अगला देखो, इसमें मिलाना है। ठीक है, ये मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसमें अगर तुम्हें कोई भी एक पता है, जैसे चेचक किसने वैक्सीन किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने, एक मिल गया, डी में 3 हो गया। अब डी में 3 दो जगह है, हालांकि यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा। एक इसमें और पता करो कोई। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो बी में 1, तो बी में 1 कहाँ है, बी में 1 भी दो जगह है, इत्तेफाक से वही है जहाँ पे 3 भी है, तो अभी नहीं निकलेगा आंसर। अब आपको पता है कि एक्सरे की खोज किसने की, तो ये डब्ल्यू के रॉटंजन ने, तो सी में 4, तो सी में हो गया 4 और ये है इस जगह। अब हमारी मैचिंग हो गई ये वाली। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछ लिया गया कई बार। एक्सरे की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज किसने की, रेडियम की खोज किसने की, ये सब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया कि अगर गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और देखो कोई ऑप्शन, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा भाई। डब्लू बराबर एम इंटू जी, है ना, ये जीरो हो गया, तो डब्लू, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। एम जीरो तो नहीं हुआ ना, इसके जीरो होने की वजह से ये जीरो होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि। ठीक है, पृथ्वी का आकर्षण, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी और इसके आसपास कोई उपग्रह गति कर रहा है, ये उपग्रह है जो इसके आसपास घूम रहा है, ऐसे मान लो चल रहा है। ठीक है, ऐसे ये चल रहा है, चक्कर लगाए पड़ा है ये इसमें गिरता क्यों नहीं, ये इधर इसको, जबकि ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण लगा रही है, ठीक है, तो क्यों नहीं गिरता है, तो इसकी वजह क्या है। ठीक है, तो इसकी वजह होती है, मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना, इसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक केंद्रीय बल होता है और दूसरा बाहर की ओर बल कार्य करता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी हमारी जो गोलाकार है, ये गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जिसके कारण उपग्रह अपने गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये अगर इधर की ओर लगाती तो ये अपने आप को बाहर की ओर लगाती। ठीक है, दो बल यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, एक केंद्र की ओर, एक उतना ही बाहर की ओर। ठीक है, और वृत्तीय गति का नियम होता है सर्कुलर मोशन का, जो केंद्र की ओर लगता है उसको सेंटीपेटल कहते हैं, और जो बाहर की ओर लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। ठीक है, और ये होता है F इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, और ये अपोजिट होते हैं लेकिन बराबर होते हैं, तो जितना फोर्स बाहर की ओर लगेगा उतना ही फोर्स अंदर की ओर लगेगा, ये बैलेंस रहेंगे, ये बीच में बना रहेगा और ये घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये केंद्र की ओर नहीं गिरेगा ना बाहर जाएगा। ठीक है, या जैसे आप देखो कि क्या, चलो उसको हम बाद में थ्योरी वाले क्लास में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर इतना ही। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम सिर्फ आपको उतना समझाएंगे जिससे कि हमारा आंसर निकल आए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, आंसर तो लगाए नहीं, इसका आंसर क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है कौन, पृथ्वी का आकर्षण बल। ठीक है, तो अब केंद्रीय त्वरण इसको मिल जाता है और उसकी वजह से ये गति करता रहता है, तो डी होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है।
किसकी वजह से प्राप्त होता है, ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण। वही चीज है, ये पृथ्वी हो गई और ये घूम रहा है, निरंतर गति कर रहा है, तो ये इसको इधर खींचता है और ये इधर बाहर जाता है। ठीक है, इसको इधर खींचता है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ना, ये इसको बाहर की ओर खींचता है और ये इसमें सॉरी अंदर की ओर खींचता है। तो जितना ये अंदर की खींचेगा उतना बाहर की ओर लगेगा, तो ये गिरेगा नहीं। ठीक है, और ये निरंतर गति करता रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। तो देखो, जैसे मान लो वैसे आंसर इसका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर उठे। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो वैसे भी अगर आप महसूस करो इसको प्रैक्टिकली, अगर सोचो लिफ्ट पे अगर कभी बैठे हैं तो लिफ्ट ऐसे पहले धीरे धीरे चली और तेज बढ़ती हुई स्पीड ऊपर जा रही है। ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है, तो आप के पैर इस पर टिके हुए हैं, आप मान लो यहाँ पर है, तो ये आपके पैर इसमें टिके हुए लिफ्ट की सतह पर, और लिफ्ट उठ रही है ऊपर की ओर। ठीक है, तो जब ऊपर की ओर उठेगी तो आप के पैर इस पे फोर्स लगाएंगे लिफ्ट की सतह पर, और लिफ्ट लगाएगी ऊपर, पैर आपके नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे और लिफ्ट ऊपर की ओर प्रतिक्रिया, इसकी सतह आपके पैरों पर प्रतिक्रिया लगाएगी। तो जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया बल इस पे, जितना ज्यादा आप इस पे फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा प्रतिक्रिया बल लगेगा, और उतना ज्यादा आप अपने आप को अपना भार उतना ही ज्यादा आपको महसूस होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, इसका तरीका क्या होता है। मान लीजिए आप इसमें बैठे हुए हैं और आपका द्रव्यमान है यम। ठीक है, और भार है डब्लू, भार है आपका डब्लू। ठीक है, और लिफ्ट का जो त्वरण है, जो लिफ्ट का त्वरण है वो है ए। ठीक है, तो ये कैसे त्वरित गति से चल रही, तो त्वरण है। तो अब देखो ये डब्लू बराबर क्या होता है, एक तो एम इंटू जी होता है। ठीक है, और प्लस प्रतिक्रिया बल भी यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो एम इंटू ए, दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे, एक तो आपका भार है और उस पर ये फोर्स और लगेगा। ठीक है, एफ बराबर एम इंटू ए पढ़ा है आपने। ठीक है, न्यूटन का जो नियम। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम जी प्लस ए। तो इसमें ए मतलब जितना आपका भार था एम जी, उसमें ए और जुड़ गया, तो ए जुड़ गया तो आपको ये महसूस होगा। अगर ये नीचे आ रही होती, अगर ये नीचे की ओर आ रही होती तब ये क्या हो जाता, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी माइनस एम इंटू ए, क्योंकि फिर ये माइनस में हो जाता त्वरण ना, तब ये घट जाता। तो घट जाता तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते। ठीक है, हल्का महसूस करते। लेकिन अगर मान लो ये डोरी टूट जाती, आप नीचे उतर रही है लिफ्ट और बीच से टूट गई डोरी, तो ये फ्री हो जाएगी। तो फ्री हो जाएगी तो यहाँ पर जो ए होगा ना, ये जी बन जाएगा। जब ये टूट जाएगी कनेक्शन तो ये फ्री गिरेगा, और फ्री गिरेगा तो ये गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करेगा, तो ए बराबर जी हो जाएगा। तब क्या हो जाता है, एम जी माइनस एम जी। ठीक है, ये हो जाता जीरो। तो आप अपने आप को क्या महसूस करते, शून्य हो जाता, वजन आपका शून्य महसूस होता कि हम भारहीन हो गए। ठीक है, तो लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो आप अधिकतम वजन महसूस करेंगे, नीचे उतर रही है ना त्वरित गति से, तो आप निम्न, आपका जो भार होगा वो कम महसूस होगा। यदि उतरते समय अगर इसका कनेक्शन टूट जाए तो आप अपने आप को भारहीन महसूस करेंगे, आप भारहीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमने आपको बता दी। अगला देखो, लोलक का टाइम पीरियड कब होता है, पेंडुलम। लोलक क्या होता है, पेंडुलम। तो इसका निकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, एक फार्मूला होता है। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला जाता है इससे। ठीक है, तो जैसे ये पेंडुलम लगा हुआ है, इसकी ये डोरी है। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे ये गति कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक है, तो ये एल क्या होगी, इसकी डोरी की लंबाई। ठीक है, और जी क्या होगा, इसका त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो अगर डोरी की लंबाई ज्यादा होगी एल, तो टाइम, इसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है, डोरी की लंबाई पर। और मान लो ये जो पेंडुलम था इसका मास था एम,
तो इस फार्मूले में कहीं पर यम नहीं है, तो यम पर ये निर्भर तो करेगी नहीं। तो क्या लगा, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती नहीं, द्रव्यमान इस फार्मूले में है नहीं ना, लंबाई के ऊपर निर्भर करेगी। ठीक है, लंबाई अगर ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, यानी ये एक चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लेगी। ठीक है, तो अगर गर्मी का मौसम है तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, गर्मी में हर चीज बढ़ती है ना, ये बढ़ जाएगी। तो ये लोलक घड़ियां जो पेंडुलम घड़ी होती हैं ये स्लो हो जाएंगी, क्योंकि ये एक चक्कर लगाने में टाइम ज्यादा लेगी, इसी कहते हैं कालावधि या टाइम पीरियड। और सर्दी होगी तो सर्दी में हर चीज सिकुड़ती है, तो लंबाई इसकी थोड़ी सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी तो लंबाई कम हो जाएगी, तो इसका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, यानी एक चक्कर लगाने में कम समय लगेगा, यानी ये फास्ट हो जाएगी। तो जो पेंडुलम घड़ियां होती हैं वो सर्दियों में तेज चलती हैं, सर्दियों में क्या हो जाती है, ये तेज हो जाती है, और गर्मियों में क्या हो जाएंगी, गर्मियों में ये धीमी हो जाएंगी। ठीक है, ये तो अगला क्वेश्चन यही है। देखो, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों, तो क्यों हो जाती है सुस्त, टी इज इक्वल टू, ये फार्मूला बड़े काम का, आप इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो गर्मियों में क्या होता है, लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, तो एक चक्कर लगाने में टाइम ज्यादा लेगी, तो गर्मियों में क्या होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में, झूले, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक लड़की झूले पर बैठी है। ठीक है, मान लो ये एक झूला था, ये ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस पर एक, यहाँ पर कोई बैठी लड़की, ये झूल रही। ठीक है, लेकिन जैसे ये खड़ी हो जाएगी तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसका आकार बढ़ जाएगा, आकार जैसे, तो इसका गुरुत्व केंद्र ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका भार थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, भार कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इसकी जो ये लंबाई है, ये इसकी लंबाई हो जाएगी कम। तो जब बैठी थी तो लंबाई उसकी ये थी, और जब खड़ी हो गई तो इसकी लंबाई, इसकी झूले की रस्सी थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 2π√L/G। ये झूला होता है, ये भी पेंडुलम की तरह चलता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। तो ये खड़े होने पे इसकी लंबाई कम हो जाएगी, तो T कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि एक चक्कर लगाने में टाइम इसने कम लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब ये L कम हो जाए तो T भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आवर्त काल है वो क्या हो जाएगा, T क्या होता है, आवर्त काल, इंग्लिश कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, आवर्त काल ये हो जाएगा कम, बस। तो जब आवर्त काल कम हो जाएगा तो ये जल्दी जल्दी झूला चलने लगेगा, जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा। ठीक है, और जब बैठी थी तो ये लंबाई थोड़ी ज्यादा थी रस्सी की, तो इसकी वजह से इसका आवर्त काल थोड़ा ज्यादा था, तो ये देर से चक्कर लगा रहा था झूला, खड़ी होगी तो जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब तीव्र गति से चलेगी, तो लगाओ तुरंत, इसको रट लो। ठीक है, ये तीव्र गति से कब चलेगी, जब L कम होगी, जब L कम होगी तो T भी कम हो जाएगा। T कम होने का मतलब हुआ कि एक चक्कर लगाने में, चलो ये पेंडुलम घड़ी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, ठीक है, पेंडुलम घड़ी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाके फिर यहीं तक आने में जो समय लगता है उसको T कहते हैं। ये कम हो जाएगी, जल्दी जल्दी चलेगी, तो कब होगा, जब ये कम होगी, जब ये कम होगी कब होगी, शीतकाल में, तो शीतकाल में ये फास्ट हो जाएगी, तीव्र गति से चलेगी, मतलब ये शीतकाल में क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इनके आंसर के लिए बताने से कोई फायदा नहीं है, जब तक इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आप जानेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो आंसर आप कहाँ तक रटोगे, अब कैसा भी क्वेश्चन पूछे, चाहे झूला वाला पूछे, चाहे मतलब कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही इसके टाइम पीरियड और लंबाई से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रिलेशन आप इसमें देख लीजिए तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी वस्तु को अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दें तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाएगी, गुरुत्वाकर्षण की जो सीमा है उसको ये पार कर जाएगी, इसको पार कर जाएगी, और फिर पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण नहीं लगा पाएगी और ये वस्तु कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। तो इसी कहते हैं पलायन वेग, यानी
वह वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंक दिया जाए और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकल जाए और वापस वो फिर लौट के ना आए, तो उसको कहते हैं पलायन वेग। तो अगर हम किसी वस्तु को इतने किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वो भाग जाएगी और वापस नहीं आएगी, और अगर हम इसको इससे कम में फेंकेंगे, मान लो 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंके, तो ये इसको पार नहीं कर पाएगी, गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार नहीं कर पाएगी और पृथ्वी से फिर खींच लेगी, तो वो पलायन नहीं करेगी। तो पलायन करने के लिए इतना स्पीड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से फेंका, है ना, और अगर हम इतने से फेंकते तो ये गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती। गुरुत्वाकर्षण की जो सीमा है, उसको पार कर जाती, इसको क्रॉस कर जाती, नहीं आती। लेकिन हमने फेंका तो 8 किलोमीटर से, है ना, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से, तो पलायन वेग से कम पे फेंका तो लौट आएगी, है ना, क्या होगी? लौट आएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के पीछे कारण क्या है? मान लो जी मून है, मून। ठीक है, तो या मान लो हम अर्थ से इसको समझ लें, पृथ्वी पर वायुमंडल है। ठीक है, तो वायुमंडल की जो गैसें हैं, वायुमंडल की गैसें, तो अगर वायुमंडल की गैसों की जो वेग होगा, वेलोसिटी हो, अगर वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक हो, से अधिक स्पीड से गैसों के कण चल रहे हैं, ठीक है, तो ये पृथ्वी के पलायन वेग से ज़्यादा पलायन वेग मिल गया और ये भाग जाएंगी, सारी गैसें छोड़ के भाग जाएंगी। ठीक है, तो पृथ्वी पर वायुमंडल ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर के वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उनका वेग पृथ्वी के पलायन वेग से कम होता है, इसलिए वो कभी गुरुत्वाकर्षण की सीमा को क्रॉस नहीं कर पाती और वो पृथ्वी से बंधी रहती है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों? तो क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी गैसों का जो वेग होगा चंद्रमा पर पलायन वेग से ज्यादा होगा, तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। मतलब पलायन वेग कम होता है और उनकी गैसों का वेग ज्यादा होता है, इसलिए वो छोड़कर चली जाती है, गुरुत्वाकर्षण की जो सीमा है उसको क्रॉस कर जाती है। मान लो ये सीमा थी, ठीक है, इसको क्रॉस करके गैस से बाहर चली गई, तो चंद्रमा इन पर इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं लगा पाता है, क्योंकि इनका वेग ज्यादा है तो भाग जाती है। इसीलिए यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। और पृथ्वी पर वायुमंडल है, उसकी वजह है कि पृथ्वी का पलायन वेग उसकी वायुमंडलीय गैसों के वेग से ज्यादा होता है, और चंद्रमा पर नहीं है। क्यों? क्योंकि पलायन वेग कम होता है। ठीक है, यही उसका आंसर है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी ऑनलाइन थ्योरी की पूरी कंप्लीट जीएस आपको पढ़नी है अच्छे से, तो रवीन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सारे क्लासेस आपको डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, और ऑनलाइन क्लास के लिए संपर्क करें आप इस नंबर पर। एक चीज़ और बता दें कि जो हमने यहाँ पर अभी प्रैक्टिस सेट कराया है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक स्टडी मटेरियल वाला आइकन मिलेगा। स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये आपको अब प्रैक्टिस यानी अभ्यास नाम से आपको ये सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए, इस सेशन को आगे कंटिन्यू रखें। ठीक है, रखा जा सकता है। ये आरओ एआरओ के लिए बेसिकली चल रहा है, लेकिन हर एक एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू। नमस्कार स्टूडेंट, मैं रवीन सिंह यूपीएससी कोच। मैं अपने यूट्यूब चैनल रवीन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग उपस्थित हुए हैं रोज़ की तरह आरओ एआरओ के लिए, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ एआरओ का एग्ज़ाम कराता है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया है जनरल स्टडीज़ में, अभी जनरल साइंस शुरू किया है, और इस जनरल साइंस के अभी तक हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, और आज हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट में उपस्थित हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने वो 2 प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं किए हैं, तो इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है आरओ एआरओ की, उस प्लेलिस्ट पर आप जाइए चैनल में, और वहाँ पर आप क्लिक करके वो दोनों प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिएगा। और आज हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट में गुरुत्वीय
त्वरण के अधीन जो गति होती है, गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिससे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन और उसके अलावा कुछ और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ।